गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो, यस। आज हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वन शॉट। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन का क्या स्पीड होगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो कोई भी रिएक्शन के दौरान जब ए जो कन्वर्ट होता है सपोज बी में, बराबर है, तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लेते हैं 1 है और ये 0 है, फिर ये 1 - x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है। तो रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर भी हो सकता है ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? रेट। अगर आपको कोई पूछे कि रेट का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्या होगा? मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन टाइम, सेकेंड। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इट विल बी एटीएम पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो सेकेंड आता है बच्चों टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट की बात करें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है। एक होते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है बच्चों इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ना स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, तो हम लोग इंस्टंटेनियस डिस्कस करेंगे, उसमें एवरेज ऑटोमेटिकली कवर होते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये एक बार पढ़ लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसमें हम लोग डेल्टा यूज करते हैं और इसमें क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन measured ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये वो है इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें डी आता है। ठीक है, इसमें डेल्टा नहीं आता है। पॉइंट नंबर टू, मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है, 2A + 3B गिव्स 4C + 5D, है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल, वो ए है और ये बी है। ये ए है, ये बी है, ये जीरो है, ये जीरो है। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A - 2x हो जाएगा, ये B - 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, बराबर है। तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, द रेट ऑफ ए और बी बच्चों कंज्यूम हो रहे हैं कि फॉर्म हो रहे हैं, जरा देख के बताओ। अच्छा। कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन, या फिर डिसअपियरेंस भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू -dA/dt। वैसे ही रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू +dB/dt, बराबर है।
वैसे रेट ऑफ कंजम्पशन की जगह पे फॉर्मेशन लिखेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, यहाँ पे ये माइनस ही आएगा क्योंकि कंजम्पशन है ना, माइनस। फॉर्मेशन आएगा तो प्लस आएगा, डी सी बाई डी टी, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू प्लस डी डी बाई डी टी। समझा बच्चों? तो ये हो गया कंजम्पशन ऑफ फॉर्मेशन। अगर किसी ने आपको पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है वो, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इट विल बी माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, इट इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस वन बाई फोर डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस वन बाई फाइव डी डी बाई डी टी। ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों याद रखना, जब भी आपको क्या है, कंजम्पशन या फिर फॉर्मेशन आए तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना, तो उसमें बेटा फॉर्मेशन और कंजम्पशन के अंदर तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है, लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल के फॉर्म में आता है। ठीक है। अभी बच्चों मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। एक मिनट फैन बंद करता हूँ। हाँ, यहाँ पे सब लोग स्क्रीन पे देखना, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा कि हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, देखना जरा, हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। तो बच्चों पहले ए बोला कि बी बोला मैंने, बोलो। ए। ए बोला ना, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू, इट विल बी टू बाई थ्री टाइम्स हो जाएगा। समझा सबको कि नहीं समझा? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है सबको? तो मुझे तो माइनस डी ए यस बाई डी सर। टी विल बी इक्वल टू टू बाई थ्री टाइम्स डी बी बाई डी टी हो जाएगा। समझा सबको? अगर मैंने ऐसे बोला था हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी रिलेटेड टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो फिर आपको पहले ये बोला है ना पहले, तो आपको ये थ्री को इधर भेजना पड़ेगा। तो आंसर बच्चों थ्री बाई टू आएगा कि नहीं आएगा? थ्री बेट। यस। सब लोग स्क्रीन पे देखना। हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए रिलेटेड टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, बोलो। 2/4। टू बाय फोर, ठीक है। किसी ने अगर आपको पूछा हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, 2/5। हाउ इज द रेट ऑफ, how is the rate of formation of B, sorry, how is the rate of formation of C related to the rate of consumption of B? 4/3। The फोर बाई answer is थ्री 4 by 3। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? चलो, किसी ने बोला हाउ इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C related to the rate of formation of D, बच्चों? 4/5। 4/5। It is 4 by 5। how is the rate of formation of C, sorry, D related to the rate of formation of C? 5/4। 5 by 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे? अभी मैं यस। आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं अगर एग्जाम में आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी दिया है, मतलब ये दिया है ना, ये वाला, बराबर है, तो क्या आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यस और नो? यस। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है, मतलब ये दिया हुआ है, तो क्या आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकाल सकते हो इन दोनों की मदद से, यस और नो? समझा सबको बच्चों? यस सर। ओके चलिए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में बहुत मिलेंगे। अभी बढ़ते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं उसका डिस्कशन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बच्चों हम लोग दो ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान देना। ग्राफ नंबर वन, ये एक ग्राफ हो गया, और ग्राफ नंबर टू रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट है एक ग्राफ, और एक है
सॉरी रिएक्टेंट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, टाइम ले सकते हैं, और एक है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो यहाँ पे हमने दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और यहाँ पे लिया हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। करेक्ट है। तो आप बताओ इसका ग्राफ कैसे होता है। फर्स्ट वाले का ग्राफ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है कि बढ़ता है, बोलो। कम होता है। कम हो तो कम होगा तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे आएगा बताओ। ऐसे ही ग्राफ आएगा इसका, ये देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए, यस और नो, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। अभी मुझे बताइए, तो कर्व है, और इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, जीरो से स्टार्ट होके कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए, ऐसे है ना। आप बताओ, मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वैल्यू कितना है। तो उसके लिए पता है, अगर मुझे ये इंस्टेंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इंस्टेंट पे, तो मैं ये इंस्टेंट पे क्या करूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। बट बच्चों इट इज अ कर्व ना, ये तो कर्व है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, टेंजेंट। और अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कैसे आएगा बताओ, ऐसे आएगा, बराबर है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। ओके, तो ये टेंजेंट आएगा बच्चों, और जैसे ये टेंजेंट जहाँ पे टच करेगा, जहाँ पे ये टच करेगा, ये वैल्यूज हम लोग लेंगे बच्चों, ये वैल्यू और एक ये वाला वैल्यू, ऐसा, बराबर है। ये टेंजेंट का मुझे था स्लोप क्या आएगा बताओ, स्लोप इट इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस वाई वन अपॉन next- x2 माइनस x1, बराबर है। तो ये हो गया एक इसका ग्राफ। एक ये स्लोप से बच्चों y2 माइनस वाई वन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ ना रिएक्टेंट का, yes और concentration x2 माइनस x1 का मतलब टाइम हुआ बच्चों। time तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, rate रेट ना। वेरी नाइस। अगर मैं यही ग्राफ इसके लिए बनाऊं, मान लेते हैं इसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये पॉइंट पे बनाया समझो, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, और अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है तो बच्चों इस पॉइंट पे हम लोग क्या बनाएंगे, अभी टेंजेंट ना। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे तो बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ट्राइंगल बना लूंगा। और जैसे मैं ट्राइंगल बनाऊंगा मुझे तो इस ट्राइंगल का कुछ ना कुछ तो स्लोप आएगा, बराबर है। और इस ट्राइंगल का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बच्चों, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसका भी स्लोप से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। सबको यहाँ तक समझा बच्चों। तो दो ग्राफ बन सकते हैं, रेट ऑफ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये हो गया बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, रेट लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सर ये रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, उन्होंने क्या बोला था, रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ना, करेक्ट है। तो अगर वो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो मान लेते हैं आपका रिएक्शन है बच्चों ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, बराबर है। तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है। तो बताओ इस केस में बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू ए और बी रेस टू बी। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बच्चों, बोलो हाँ या ना। yes आना चाहिए पर आता नहीं है, क्यों सर, क्यों नहीं आता, उसका कारण है बच्चों। उसका कारण ये है कि जो आपका रिएक्शन है वो जरूरी नहीं कि एलिमेंट्री हो। सर अभी ये एलिमेंट्री क्या होता है, आपका जो यहाँ पे पावर है बच्चों वो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे पावर जो होता है वो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई मैंने लिखे हैं ना बच्चों, वो ए और बी को इक्वल हो भी सकते हैं। एक्स और वाई जो है ए और बी को इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो होती है दो टाइप की होती है,
एक रिएक्शन होती है बच्चों, याद करो, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है बच्चों कौन सी रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में होती है, तो उसका फास्ट स्टेप स्लो स्टेप कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होती है वो मोर देन वन स्टेप होती है, मोर देन वन स्टेप। और जो अगर एक से ज्यादा स्टेप में होगी बच्चों, एक से ज्यादा स्टेप में होगी, तो उसमें कोई रिएक्शन फास्ट होगी और कोई रिएक्शन स्लो होती है। और स्लो को पता है क्या बोलते हैं सब लोग? RDS। आरडीएस। तो आरडीएस जरूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेप ही हो बच्चों, आरडीएफ कोई भी स्टेप हो सकता है। तो याद रखना, अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आप रिएक्शन को देख के रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको रेट लॉ बोलते हैं। आप उसको देख के रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसका रेट लॉ डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे कि ये रिएक्शन देखो, मान लेते हैं ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, मान लेते हैं इट इज एन डैश रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेते हैं, दिया है क्वेश्चन में। तो आप इसका रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ओ थ्री का डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इसमें, के इंटू ओ थ्री का डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर आ जाएगा। समझा सबको? के इंटू ओ थ्री का डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपका एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है मान लेते हैं, टू ओ थ्री गिव्स थ्री ओ टू, और क्वेश्चन में बोला इट इज अ डैश रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज अ डैश रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स है, तो ये रिएक्शन बच्चों एक से ज्यादा स्टेप में होगी। मान लेते हैं इसमें दो स्टेप्स लग रहे हैं, दो स्टेप में क्या क्या है? ओ थ्री गिव्स व्हाट? ओ टू प्लस ओ, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों क्या? स्लो स्टेप। और दूसरे स्टेप में ओ थ्री प्लस ओ गिव्स टू ओ टू, और ये क्या है बच्चों? फास्ट लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे स्लो लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? स्लो, ठीक है ना? अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्लो, तो आप बताओ इसका रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोप। स्लो स्टेप अगर पे। स्लो की बात करें तो बच्चों स्लो स्टेप में आपको नहीं लगता है यहाँ पे रिएक्टेंट बेटा ओ थ्री तो एक ही बार आ रहा है? तो अगर ओ थ्री एक ही बार आ रहा है तो यहाँ पे के इंटू ओ थ्री का क्या आएगा? रेस टू वन आएगा कि टू आएगा? वन आएगा। लेकिन आपके रिएक्शन में ओ थ्री कितनी बार है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओ थ्री दो बार है ना? तो मुझे बताओ, क्या ये टू जो है यहाँ पे, ये जो टू दिख रहा है आपको, क्या ये टू डायरेक्ट इधर आया बच्चों कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कौन सा स्टेप है बच्चों? आपका स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना, अगर आपका रिएक्शन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स, तो आप रेट लॉ डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आप किसको देख के लिखोगे रेट लॉ? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? आरडीएस। समझा सबको? इसमें एक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद है कुछ? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बच्चों? ए ना? व्हाट इज वाई? ऑर्डर ऑफ इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आया सबको? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां तक सबको समझा कि नहीं यस समझा? सर। ओके। तो यहाँ तक सबको दिमाग में बैठ गया अच्छे से। अभी मैं इसी को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक स्पेशल केस आया, मान लेते हैं टू ओ थ्री गिव्स थ्री ओ टू, है ना? थ्री ओ टू, और ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं बोला तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही माना जाता है। और ये रिएक्शन आपकी हो रही है बेटा दो स्टेप में। पहला स्टेप है बच्चों ओ थ्री गिव्स ओ टू प्लस ओ, और स्टेप नंबर टू में ओ थ्री प्लस ओ गिव्स टू ओ टू। बराबर है? ओ थ्री प्लस ओ गिव्स टू ओ टू। नाउ यू टेल मी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों फास्ट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? स्लो। बराबर है? तो आप बताओ आपका एक्सपेक्टेड रेट लॉ क्या आएगा? बताओ, बताओ बच्चों, रेट लॉ क्या आएगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन दोनों पे डिपेंड करेगा ना अभी। तो के इंटू ओ थ्री रेस टू वन आना चाहिए, एंड ओ रेस टू कितना आना चाहिए बच्चों? वन। ओ थ्री रेस टू वन एंड ओ रेस टू वन आना चाहिए।
सर आपने O:1 को रेड मार्क से क्यों लिखा? बच्चों ये जो O है ना, वो कौन है रिएक्शन में? रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है कि इंटरमीडिएट है? Intermediate. और एक चीज याद रखना, इंटरमीडिएट जो है वो रेट लॉ में अलाउड नहीं है। इंटरमीडिएट्स आर नॉट अलाउड इन द रेट लॉ बिकॉज दे आर शॉर्ट लिव्ड। इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, तो आप जब इनका लाइफ स्पैन ही नहीं मेजर कर पाओगे तो ये रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे पता करोगे? तो इंटरमीडिएट्स आर अलाउड और नॉट अलाउड? Not allowed. और अगर इंटरमीडिएट्स अलाउड नहीं है और अगर गलती से इंटरमीडिएट आ गया तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सर लेकिन वो कैसे हटाने का, हमें कैसे पता? मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट को हटाने का एक सिंपल तरीका है। आप जो फास्ट स्टेप है ना, फास्ट स्टेप, उस फास्ट स्टेप में आपको क्या अप्लाई करना है? लॉ ऑफ मास एक्शन। जो फास्ट स्टेप है ना उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बराबर है, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिखूं तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो व्हाट विल बी ओ फ्रॉम हियर बच्चों? के इक्विलिब्रियम इनटू O3 अपॉन O2। पहले बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes. हाँ तो क्या मुझे था, यहाँ से मुझे O का वैल्यू मिला कि नहीं मिला? अगर मुझे यहाँ से O का वैल्यू मिला तो कहना से रेट लॉ क्या होगा बताओ? K × O3 का रेस टू 1 इंटू O की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2 लिख सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. सो देयरफॉर द न्यू रेट लॉ क्या होगा बच्चों? रेट इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम को के डैश ले लो, के डैश, हाँ नया इक्विलिब्रियम, O3 का स्क्वायर एंड O2 कितना हो जाएगा? -1। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O3? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O3 बोलो। इट इज 2 ना? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2, इट इज -1। हो गया। अगर आपको कोई बोले कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताओ तो नहीं बोलोगे, नाराज हो? 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों समझा? तो आज के बाद याद रखना, कभी भी अगर आपके रेट लॉ में क्या आ जाए, इंटरमीडिएट, तो उसको अलाउड है कि नॉट अलाउड है? Not allowed. Not नॉट allowed. अलाउड है, उसको हटाना पड़ेगा बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सॉरी मैं किधर फर्स्ट लॉ लेके आ रहा हूँ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What is a first order reaction? A first order reaction is a reaction in which the rate of the reaction is directly proportional to first power of reactant concentration. जैसे मान लेते हैं A gives B is a first order reaction, so the rate will be equal to K into A⁻1 ऐसा, ठीक है? और अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ K का एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, mol⁻1 - n liter⁻n−1 second⁻⁻1। mol⁻1 - n liter⁻n−1 second⁻⁻1, या तो फिर इसका एक और यूनिट है molar⁻1 - n second⁻⁻1। molar⁻1 - n second⁻⁻1, ठीक है? तो बच्चों याद रखना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? द यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। याद रखना, सेकेंड इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं, एक रिएक्शन है A gives B, अगर मैं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 मान लूँ तो ये 0 होगा। आफ्टर टाइम t इट इज A0 - x विच इज ऑल्सो नोन एज AT, एंड यहाँ पे क्या आएगा? x, बराबर है? तो आप बताओ व्हाट विल बी द रेट लॉ बच्चों? इट विल बी इक्वल्स टू -dA/dt, इट इज इक्वल्स टू K इंटू A⁻1, है ना? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है?
टी इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन वो सब सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 ए जीरो अपॉन डैश बच्चों 80। याद है सबको फॉर्मूला? ए जीरो, ए जीरो अपॉन 80, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको या तो क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहेगा, या तो आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया रहेगा। अगर आज के बाद कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया तो आंख बंद करके ए जीरो को कितना लेंगे? 100। क्या बोला, सबको समझा? यस सर। हाँ, अगर ए जीरो को मैंने 100 लिया तो बच्चों आपको अपने आप को एक ही क्वेश्चन पूछना है। एक मिनट। अगर ए जीरो को मैं 100 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 80 का वैल्यू कितना आएगा? 80 का मतलब होता है बचा कितना, बचा कितना। अगर मैंने बोला कि क्वेश्चन में बच्चों 30% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो बच्चों परसेंटेज दिया मतलब ए जीरो कितना लेंगे? 100 100. लेंगे। और 80 का वैल्यू कितना आएगा? 70। सिंपल। अगर मैंने बोला कि 30% इज ऑफ द रिएक्शन इज लेफ्ट, तो 80 का 30। वैल्यू 30. 80 का वैल्यू 30 हो जाएगा, बराबर है। 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो 50%। 50. वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कभी भी अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा ना तो ए जीरो को हमेशा 1 लेंगे, और 80 का मतलब वापस से सेम, बचा कितना, बचा कितना नहीं। समझा सबको? दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब आप इसका, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो 80 का एक ए जीरो के साथ भी रिलेशन मिलता है, ए जीरो इंटू ई रेस टू माइनस के टी, है ना। एक ये भी फॉर्मूला याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा हाफ लाइफ ऑफ अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 0.693/k। ठीक है, और मैं आपको एक नया फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 0.693/k। और इस 0.693 की जगह पे हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन के, ये भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और इसकी जगह पे एक और है, 2.303 हटा दो तो ln2 भी तो लिख सकते हैं, ln2/k। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हाफ लाइफ बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं. नहीं डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कौन? कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इट इज पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। सबको समझा? समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। Yes, ओके, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों लाइफ टाइम की बात करें, लाइफ टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती, उसका लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। वो कभी खत्म होती नहीं है। लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, वो कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, अगर आपको कोई पूछे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो बच्चों इसके कुछ ग्राफ्स बन सकते हैं, वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ग्राफ, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1 होता है ना, तो प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या होगा? c। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ऐसे, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया बच्चों क्या? रेट। यहाँ पे मैंने प्लॉट किया कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। इसका स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला। दूसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो अपॉन 80। तो लॉग ऑफ ए जीरो बाई 80 विल बी इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस 0 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, है ना, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? y एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे लॉग ऑफ ए जीरो बाई 80, और x एक्सिस पे t प्लॉट करेंगे। तो बताओ इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप
द स्लोप इज गोइंग टू बी व्हाट बच्चों, k अपॉन 2.303। उसके बाद में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो log ऑफ a0 माइनस log ऑफ at इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 इंटू टी ना। अभी थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ a0 इट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ डैश at। सो y इज इक्वल्स टू, इसको मैं mx प्लस c लिख सकता हूँ, बराबर है। तो बताओ इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट करेंगे, log ऑफ at, x एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, बराबर है। क्या मुझे था इसका बच्चों y इंटरसेप्ट 0 है, नहीं। तो y इंटरसेप्ट 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, समवेयर ओवर हियर इट विल स्टार्ट। स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा, बट वो जीरो को टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पे खत्म होता है वो रिएक्शन। समझा सबको। चौथा और आखिरी ग्राफ, ए टी इज इक्वल टू a0 इंटू ई रेस टू माइनस के टी। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करूँ, कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, बट वो कभी टच करेगा नहीं टाइम वाले एक्सिस को। समझा, यहाँ पे जहाँ पे कट होगा वहाँ पे a0 हो जाएगा। दिमाग में बैठा, सबको समझा बच्चों। यस सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों आरपी टाइम्स, याद करो आरपी टाइम्स। आरपी टाइम्स सब मैंने लिख के दिए थे, एक बार वापस लिखता हूँ। T25% इज इक्वल टू 0.415 टी हाफ, T50% इज इक्वल टू टी हाफ, T60% इज इक्वल टू 4/3 टी हाफ, T75% इज इक्वल टू 2 टी हाफ, T87.5% इज इक्वल टू 3 टी हाफ, T90% इज इक्वल टू 10/3 टी हाफ, T93.75% is equals to 4 t half, T99% is equals to 20/3 t half, and T99.9% is equals to 10 t half। बराबर है। ये नंबर्स अपने को याद रखने में थे बच्चों, ठीक है। उसके बाद याद रखना, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन आर डैश फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद आता है नेक्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। व्हाट यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड है। मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ए गिव्स बी लिखा हुआ है समझो। तो बताओ रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू जीरो, एनी नंबर रेस टू जीरो इज वन। तो याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ओनली रिएक्शन जिसमें यूनिट ऑफ रेट, याद रखना यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के का और रेट का यूनिट दोनों क्या होता है, सेम होता है। रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालूं, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बच्चों, टाइम इज इक्वल्स टू a0 माइनस at अपॉन के हो जाता है। अगर मैं इसके हाफ लाइफ की बात करूं, टी हाफ, तो इट इज a0 बाय क्या हो जाएगा, 2k। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो इसका मतलब हाफ लाइफ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से हाफ लाइफ बढ़ेगा कि कम होगा बच्चों, बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नंबर 4, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका लाइफ टाइम क्या होगा बताओ, 2 इट इज टाइम्स। a0 ए बाय नॉट बाय के के। हो जाएगा, a0/k हो जाएगा। सबको समझा। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई बोले कि इसका रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, तो ये ऐसा आएगा। समझा सबको। अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके के टी इज इक्वल टू a0 माइनस at लिखता हूँ, सो देयर फॉर वॉट विल बी ए, बोलो कृष्णा, के टी 85 85
प्लस ए नॉट माइनस के टी प्लस ए नॉट ना, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, ए टी आएगा, एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा। क्या इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो है, नहीं, ए स्लोप नॉट, नेगेटिव है, यस, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। और ये टच कर रहा है देखो, जीरो ऑर्डर, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म होती है। अगर आप कंप्लीट ऑर्डर, ध्यान से देखो ना इन दोनों इक्वेशन को, तो इनमें भी एक रिश्ता है बेटा। ये देखो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, टी टू एल टी है। इज इक्वल टू टू टी हाफ होता है। देखो होता है कि नहीं होता है, जबकि ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था क्या, नहीं था, नहीं था। दूसरी बात, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊं, हाफ लाइफ का ग्राफ, यहाँ पे हम लोग हाफ लाइफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करते हैं समझो, तो इट विल बी लाइक दिस। डायरेक्टली समझा, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो इनडिपेंडेंट था, ये देखो, समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो आगे याद रखना। एक आरपी ट्रिक याद रखना, आरपी ट्रिक क्या है वो, आरपी ट्रिक सुनो। हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन, half life of any order reaction is directly proportional to a raised to 1 minus n, a raised to 1 minus n, where n is equals to कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है। अगर n का वैल्यू जीरो हुआ देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वो वन हुआ देन इट इज a रेस टू जीरो हो जाएगा, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ना। समझ में आया बच्चों, यस, यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन ए। तो बच्चों मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर करना, सब लोग स्क्रीन पे देखना अच्छे से। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़ा, इसका मतलब इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ कम हो गया, सेकेंड सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर, खत्म, सिंपल। कौन है सेकंड, और नींद में कौन बोल रहा है ये, समझा बच्चों। वापस से एक बार, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़ा, जीरो ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ कम हुआ, अब ये सेम रहा, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ क्या हुआ, कम हुआ, कम, कम हुआ। सेकेंड, डैश ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर सेकंड रिएक्शन, ऑर्डर, याद सेकंड रहेगा ऑर्डर सबको। रिएक्शन। बहुत यस, अच्छे, वेरी नाइस। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, और वो है बच्चों स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। बराबर है ना। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिनका एक्सपेक्टेड ऑर्डर ज्यादा हो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हो, ज्यादा, बट उनका जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर, प्रभात समझ में आ रहा है, नहीं है प्रभात, बराबर है। ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या है बच्चों, कम है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डैश ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो सूडो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, याद है कुछ, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर ना। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर क्या होता है बच्चों, केन शुगर क्या होता है, C12H22O11 ना, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इट गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। आप बताओ, इसका जो रेट लॉ है वो वाटर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से वाटर इज प्रेजेंट इन डैश एक्सेस। तो एक्सेस, इसका जो ऑब्जर्व ऑर्डर है होना चाहिए टू होना चाहिए, वाटर पे भी डिपेंड करना चाहिए और सुक्रोज के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, बट डिपेंड खाली सुक्रोज के ऊपर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, उसके बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बताओ, इथाइल एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COO, C2H5। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँ इन एसिडिक मीडियम, तो कहना है दिस विल गिव मी एसिडिक एसिड प्लस इट विल गिव मी इथेनॉल। इसका भी बच्चों, जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, रेट लॉ, इट इज इक्वल्स टू K × CH3COO C2H5 रेस टू 1 आ जाएगा बच्चों, वापस सेम। समझा। तो इसमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर टू होता है बट ऑब्जर्व ऑर्डर वन आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डैश ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन,
pseudo order Pseudo रिएक्शन। order. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा, कोलिजन थ्योरी, नाम सुना है? Yes. Orientation. कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ना कोलिजन थ्योरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है? अगर मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी सी गिव्स व्हाट, इंटरमीडिएट ए बी सी एंड फाइनली ए बी प्लस सी, है ना? तो मुझे था इसमें ये ए और बी सी क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है, Reactant. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और ये बच्चों आपका प्रोडक्ट है, करेक्ट है? तो इसका जो रेट लॉ आएगा वो क्या आएगा बताओ? रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू एक्स एंड बी सी रेस टू वाई। एक्चुअली मैंने दोनों का वन वन ले लिया, बराबर है बच्चों? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लेते हैं कंटेनर है जिसमें ये ए है और ये बी और ये सी है, समझो। तो जब ये दोनों टकराएंगे, जब ये दोनों टकराएंगे, तो बच्चों यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन टकराने के बाद वो लोग के बीच में प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी तो होंगे। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी सेपरेट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चों कोई भी रिएक्शन होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? क्या कंपलसरी कंडीशन है बताओ? सबसे पहला कंडीशन क्या है बताओ? कोलिजन होना बहुत जरूरी है, Hmm. कोलिजन बिटवीन डैश मॉलिक्यूल, Reactant molecule. कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। क्या हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है बच्चों? नहीं. नहीं, ओरिएंटेशन चाहिए होनी चाहिए। Orientation हर sir. कोलिजन से प्रोडक्ट बनता नहीं है, बट ये भी तो है ना कि हर कोलिजन से अगर प्रोडक्ट नहीं बनता है तो इसका मतलब, हर कोलिजन से अगर प्रोडक्ट नहीं बनता है तो इसका मतलब बिना कोलिजन के प्रोडक्ट भी तो नहीं बनेगा। हाँ, बोला हाँ या ना? पक्का? Yes sir. बराबर है, वही कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो इफेक्टिव होंगे। तो इसका मतलब कोलिजन्स कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है बच्चों इफेक्टिव कोलिजन, और एक होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। एक होता है बच्चों इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिससे प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, नॉन इफेक्टिव वो है जिससे प्रोडक्ट बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चों समझा? Yes sir. ओके। सेकंड क्या होता है बच्चों? सेकंड आता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट। हर रिएक्शन को होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, और उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ Activation. एक्टिवेशन। और उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। बिना बिना इसके एनर्जी के रिएक्शन हो पाएगी क्या? नहीं। तो बच्चों कौन से कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे बताओ? जो इफेक्टिव हो और जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो, बराबर? सो लेट एफ बी द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, let f be the fraction of collision with sufficient energy of activation, sufficient energy of activation। और इसका फॉर्मूला है बच्चों f इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, बराबर है? ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों सबको पता होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट होती है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस, और ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, देखा है सबने? इस Yes. एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों? इस एनर्जी को, Activation. और इस एनर्जी को हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। Hmm. तो इन दोनों को मिला दूं तो बेटा ये कौन सा एनर्जी होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, सुना है कभी नाम? Yes. तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecule. याद रहेगा सबको? उसके बाद में जो था नेक्स्ट कंडीशन क्या है बायोमोलिकुलर रिएक्शन होने के लिए? थर्ड कंडीशन बताओ। वो है बच्चों प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन? प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट होना जरूरी है मॉलिक्यूल्स का।
जैसे अभी बताओ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और एक ये अरेंजमेंट है। इन दोनों में से बेटर अरेंजमेंट कौन सा है बच्चों? ये अरेंजमेंट बेटर है कि फर्स्ट वाला अरेंजमेंट बेटर है? सेकंड। सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले में जो बॉन्ड टूटने वाला है, जो बॉन्ड बनने वाला है, वो एकदम दूसरे के क्लोज है कि नहीं है? जबकि यहाँ पे भी जो बॉन्ड टूटने वाला है, जो बॉन्ड बनने वाला है, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. याद रखना, जो बॉन्ड टूटने वाला है और जो बॉन्ड बनने वाला है, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो लेट पी बी द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेट पी बी द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। बराबर है। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा बच्चों? क्या आप बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्संट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? करेगा। बोलो यस और नो? यस। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं, ये देखो, सबको सबको कंबाइन करूंगा तो कहना से रेट इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ सफिशिएंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट खाली। बराबर है। बोले बोले जितना भी मैंने यहाँ पे टर्म डाले, क्या मुझे बताओ, मैंने डेरिवेशन में डाले कि नहीं डाले सब? ये देखो, प्रॉपर ओरिएंटेशन आ गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गया, एफ हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, ये देख लो ये रहा। ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को, सब लोग ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, तो आपको लगता है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि अलग है बच्चों? सी, सेम है रेट। राइट हैंड साइड में ए और बी सी भी तो सेम है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी के बच्चों? के इज इक्वल्स टू पी इंटू जेड इंटू एफ। यस और नो? और अगर P इंटू जेड इंटू एफ है बच्चों, तो कैन वी से दैट यहाँ पे K इज इक्वल्स टू पी जेड इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, और P इंटू जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनएस फैक्टर A। सो देयरफॉर इट इज A इंटू ई ए बाई आर टी। तो किसी ने पूछा व्हाट इज दिस A, तो बोला इट इज आरएनएस फैक्टर एंड इट इज P इंटू जेड। इसका दूसरा नाम किसी को याद है? प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। बहुत अच्छे। एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले इसके लिए इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि के का यूनिट और ए का यूनिट सेम है, और के फॉर्मूला में बच्चों याद रखना सेकेंड इनवर्स आता है। सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन अराइज लाइक दिस, ध्यान देना। अगर किसी रिएक्शन में मैं ई ए कम कर दूं, अगर ई ए कम होगा तो ई ए बाय आर टी भी तो कम होगा, लेकिन माइनस ई ए बाय आर टी बढ़ेगा कि कम होगा? अगर माइनस ई ए बाय आर टी बढ़ेगा तो इंटू ए करूंगा तो वो बढ़ेगा, तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बराबर है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई ए बाय आर टी क्या होगा? बढ़ेगा। कम होगा, और कम होगा तो बच्चों ये पूरा स्टोरी सेम रहेगा ना इधर से? बोलो हाँ या ना? समझा सबको? तो बच्चों ये हो गया आपका के इज इक्वल्स टू पी इंटू जेड इंटू एफ। दिस इज एंटायर कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अभी ये जो इक्वेशन हमने बनाया ना, इस इक्वेशन का एक ड्रॉबैक क्या है बताएं? कि इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है, तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग लॉग लेते हैं। और जब लॉग लेते हैं तो लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t आता है बच्चों, है ना? और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, है ना, इसके साथ कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे मुझे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? y एक्सिस के ऊपर log के आएगा, x एक्सिस के ऊपर 1/t आएगा, और इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, जहाँ पे यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट मतलब c ना, एंड c का मतलब log a हो जाएगा, और स्लोप क्या आएगा बताओ? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बोलो समझा? यस। के की वैल्यू को चेंज कौन कर सकता है बच्चों? किसके पास अधिकार है? टेम्परेचर। तो Temperature. अगर इस इक्वेशन में मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पे के का वैल्यू निकालूं और इसको रीअरेंज करूं,
तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कैन आई राइट log of K2 by K1 is equals to EA EA by upon 2.303 R bracket T2 T2 minus minus T1 T1 अपॉन T1 इंटू T2। पहले बोलो समझा? हाँ या ये ना बच्चों? याद रखना। अभी रिसेंटली एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था और मेरे ड्रोन चार्ट में ये स्टेटमेंट भी है कि अगर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पता है तो इसका मतलब आपको T1 पता है, T2 पता है, K1 पता है और K2 पता है ना? तो क्या आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना? हाँ तो EA can be determined by knowing rate constant at two different temperature, at two different temperature। दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का अगर मुझे वैल्यू पता है तो मैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आरएनएस इक्वेशन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है कि कम करता है? बढ़ाता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है? कम करता कम। और ये रिएक्शन को क्या देता है बेटा? न्यू पाथ देता है ना। है। और जब रिएक्शन को न्यू पाथ देगा तो ये देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इसका जो ग्राफ है वो समझो ऐसा है, बराबर है? तो इस वाले ग्राफ को अगर मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकालूं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में शुरुआत तो सेम ही होगी, खाली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एंडिंग भी सेम रहेगी। तो क्या मुझे रेड वाला लाइन जो है वो विथ कैटलिस्ट है कि विदाउट कैटलिस्ट है? विथ कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट है। और ये विदाउट विदाउट कैटलिस्ट है, समझा? तो कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है बाय प्रोवाइडिंग न्यू पाथ। कैटलिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, ये डेल्टा एच को अफेक्ट नहीं करता है, डेल्टा जी को अफेक्ट नहीं करता है, डेल्टा एस को अफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो पाथ को अफेक्ट कर रहा है, तो पाथ फंक्शन हुआ, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किससे? स्टेट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट अफेक्टेड। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट होती नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको बता दूं, टेम्परेचर अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता हूँ, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस से, तो इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स। और इसी को हम लोग केमिस्ट्री में कुछ तो बोलते हैं, याद है किसी को? बोलो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डैश डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। और इसका एक आरपी ट्रिक भी था, इंक्रीज इन द रेट, 2 into अपने मॉक पेपर में आया भी था, 2 raised to delta T/10। 10 समझा सबको? बच्चों आवाज आ रही सबको? यस सर सो दिस इज द एंड ऑफ एंटायर डैश केमिकल केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट। ठीक है, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। स्क्रीन पे देखना 2 मिनट के लिए, पेपर ओपन करता हूं, रुको। दिख रहा है स्क्रीन सबको? बराबर है? चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन बिलो। ओके, ये रिएक्शन है, वेरी नाइस। आगे, इज अ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। द फॉलोइंग मैकेनिज्म वर प्रपोज, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मैकेनिज्म इज कंसिस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड। बोलो क्यों?
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं फर्स्ट वाला मैकेनिज्म लेता हूँ, बराबर है, तो इसमें स्लो स्टेप है ही नहीं, बताइए तो कितने स्टेप में हो रही है रिएक्शन? एलिमेंट ये तो एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री अगर मैं मान लूँ उसको, तो अगर वन स्टेप है तो मुझे था सॉल्व यहाँ पे आईसीएल तो 2 बार दिया ना उन्होंने, तो रेस्ट टू 2 हो तो जाएगा। चलेगा क्या? हम्म, नहीं चलेगा ना? नहीं क्या? नहीं चलेगा ना? दूसरी बात, अगर मैं मैकेनिज्म 2 को मानता हूँ और स्लो स्टेप मानता हूँ, तो इसमें आईसीएल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार आ रहा है, तो इसमें तो ऐसा तो कोई इक्वेशन है ही नहीं अपना बच्चों फिर। तो इसका मुझे लगता है आंसर नाइदर ए और नॉर बी आना चाहिए, हम्म, बराबर ना? देखते क्या दिया आंसर की में। फर्स्ट का बच्चों 4 दिया है, फर्स्ट का 4 मतलब बी ओनली। बी कैसे आ सकता है? फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 and ICL ना, तो इधर तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रखूंगा तो आएगा ही नहीं है तो। हम्म। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, उस हिसाब से बोला है क्या कि वो कंसिस्टेंट रहेगा। हाँ बराबर है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहे हैं ना आगे। तो अगर प्रिंटिंग आया तो नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं बच्चों? तो हो सकता है प्रिंटिंग आया तो। क्योंकि प्रिंटिंग एरर ही लग रहा है, क्योंकि इसमें ना ये रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है, देखो। हाँ, हम्म। ये बैलेंस्ड है क्या? बैलेंस भी नहीं है इधर, ये रिएक्शन सीएल गया भी हो गया प्रोडक्ट साइड में, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इसको फिलहाल होल्ड पे रखते, गड़बड़ है कुछ तो। नेक्स्ट, in a first order reaction A gives B, if K is the rate constant and the initial concentration of the reactant is this, then the half life is independent of reactant concentration. समझा सबको? Of a first order reaction half life is independent of reactant concentration. अगला क्वेश्चन, if 60% of the reaction was completed in 60 minutes, 60% मतलब कितना? 4/3 T half ना, 40% is equals to 60, 4 1 जा 4 15 जा, 45। so T half is equals to 45। 50% के लिए 45 मिनट्स लगेगा, हो गया। अगला क्वेश्चन, the bromination of acetone occurs in the acidic solution is represented by the equation, okay? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये लास्ट में दिया रेट। बच्चों ये रेट में आपने ऑब्जर्व किया, ये फर्स्ट और सेकंड का रेट सेम है ना? देखो इधर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? सेम है। इधर डबल हुआ, ये भी सेम है, बराबर है। बी तो का बच्चों पावर इसका 2। मतलब Br2 को चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो। तो इसका मतलब Br2 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पे Br2 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला है? द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 आर फॉर डिफरेंट रिएक्शन, द टेम्परेचर, ये K1 और ये K2 दिया है, द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2, मतलब ये दोनों इक्वल है, बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल है तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻16 e⁻²⁰ /10 10⁻15 e⁻−1000/t। ये और ये कैंसिल होके 10 बचेगा, तो 10 विल बी इक्वल टू e⁻²⁰ डिवाइड बाय e⁻−1000/t। -1000/t अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बताओ? प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस हो जाएगा। एक प्लस काम 1000 करते हैं, रुक जाओ। फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता? e⁻−1000/t बचेगा ना? समझा? यस। सर अपॉन में -2000 वाला रहेगा आई गेस। मुझे भी वही लग रहा है, गड़बड़ है इधर कुछ तो। और सर वो देखते हैं, चलो अब गलत ठीक है, कर कोई दिया बात था। नहीं, देखते हैं अपन। रुक जाओ, अभी बताओ। यहाँ पे अगर लॉग ले लूँ तो ln 10 इज इक्वल टू -1000/t ln आएगा, बराबर। अभी लॉग टू द बेस, ये तो ln तो 1 हो गया, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 2.303 log 10 इज इक्वल टू
माइनस 1000 बाई टी, सो टी विल बी इक्वल टू log 10 1 हो गया, 1000 डिवाइड बाई 2.303, ऐसा कोई ऑप्शन है? 1000 अपॉन 2.303। फिफ्थ का आंसर देखो एक बार, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अब बताओ अमोनिया का और बच्चों H2 का क्या रिलेशन है, बताओ H2 एंड अमोनिया का बताओ। -1/3 H2 ना, इट इज इक्वल टू +1/2 NH3 आएगा, बराबर है। NH3 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 × 10⁻⁻4 है, और ये 3 इधर आएगा तो 3/2, 2 2 कैंसिल, 3 × 10⁻⁴। समझा सबको? अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ BrO3, Br2 एंड Br-, इसमें बच्चों रिलेशन खाली Br2 एंड Br- का दिया है, Br2 एंड Br-। 5/3 बताओ Br2 शुड बी व्हाट, 3/5 होना चाहिए, फर्स्ट वाला गलत। Br Br2 शुड बी 3/5 होना चाहिए ना, Br2 शुड बी 3/5। माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, Br में नेगेटिव है ना, तो ये भी नहीं ये भी नहीं, आंसर कौन सा राइट है, फोर्थ। समझा सबको? चलो अगला क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब 0.693/k, है ना। हाफ लाइफ दिया हुआ है तो यहाँ पे हाफ लाइफ पूछा है तो ने हाफ लाइफ दिया है तो डिवाइड बाय टी हाफ आ जाएगा, दिस विल बी के। 0.693 डिवाइड बाय 138 सेकेंड्स, 1386 कितना आएगा बताओ, 693 2000 से इंटू टेन एस मल्टीप्लाई टू करो। माइनस थ्री, वन जा टू जा, 1/2 ना, तो 0.5 इंटू टेन एस टू माइनस थ्री। समझा? अगला क्वेश्चन, आप बताओ इसका रेट लॉ क्या होगा, बताओ रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। रीड करो, ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको डबल किया, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, मतलब ए का पावर 1 है बच्चों, ए का पावर क्या है 1। आगे रीड करो, ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी देयर इज अ चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर चेंज हुआ मतलब 2 का क्यूब हुआ, लेकिन ए का पावर 1 है तो बी का पावर 2 होना चाहिए। हो गया। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मो में सिखाया था, ग्राफ ऊपर खत्म होगा कि नीचे, ऊपर। अगर ऊपर खत्म हुआ तो ये होगा और ये डेल्टा एच होगा बच्चों, कैसा भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो है वो डेल्टा एच से बड़ा होगा? बोला हाँ या ना, बराबर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी व्हाट, ग्रेटर बोलो, देन डेल्टा। इट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ग्रेटर देन डेल्टा एच। सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, फास्ट, खुद से करेंगे। सर एक वो ट्रिक था ना प्रेशर वाला, जो हाँ वो दोनों आएगा साइड ना, आगे वाला। कराऊंगा मैं, टेंशन मत ले। सब लोग 11th वाला खुद से करो। आया किसी को? बच्चों कितना इजी है यार, बोलो। N2O5 gives 2NO2 plus half O2 ना, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 मतलब माइनस डी N2O5/dt दिया हुआ है, कितना दिया है 6.25 इंटू टेन एस टू माइनस थ्री, है ना। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, बताओ D N2O5 एंड NO2 का क्या रिलेशन है, इट इज इक्वल टू प्लस हाफ DNO2/dt ना, तो DNO2/dt इधर आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 6.25 का डबल कितना होता है 12.5, 12.5 तो 12.5 इंटू टेन एस टू माइनस 1.25 इंटू टेन एस टू माइनस टू, 1.25 इंटू टेन एस टू माइनस टू, बराबर।
अभी सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन 3.1. सी में, हाँ किया सॉल्व। यस सर. ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताओ, यहां से मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है? कांस्टेंट है ना, लेकिन बच्चों आपको लगता है ये डबल हुआ है? इसको डबल करने से ये 4 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब पावर 2 आएगा। तो बी का पावर 2, बी का पावर 2 कितने ऑप्शन है? 2। समझा? अभी ये देखो, यहां से यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम है। और यहाँ पे यहाँ से किया तो 4 गुना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना हुआ। तो 4 गुना मतलब ये भी 4 गुना, मतलब पावर 1 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। The rate of the reaction is this, given by the equation this. The value of rate constant can be increased. बच्चों rate constant की वैल्यू को चेंज करने का अधिकार किसके पास है? टेम्परेचर. टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेम्परेचर. क्वेश्चन। एक मिनट रुको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Which of the following statement for the order of the reaction is incorrect? Order of the reaction is always a whole number. जरूरी है क्या? Order can be fractional also ना? हाँ. ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है बच्चों। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। रिएक्शन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। क्या पूछा है? रीड करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, रुको मैं करता हूँ। आप बताओ। एक मिनट रुको। हम्म, ये देखो, रिएक्शन क्या दिया है? 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, है ना? तो इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ? -1/2 dN2O5/dt प्लस 1/4 dNO2/dt इज इक्वल टू प्लस DO2/dt। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है? इसकी जगह पे K N2O5 आएगा, N2O5 हटा देता हूँ मैं। ये देखो, NO2/dt की जगह पे क्या आएगा? K-N2O5, K-N2O5 कैंसिल हो रहा है सब जगह से, यहाँ पे K डबल डैश दिया है। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। आंसर कौन सा मैच होगा बताओ? बताओ। K इज इक्वल टू के डैश, ऐसा कोई है? K इज इक्वल टू के डैश। बोलो बच्चों, क्या गड़बड़ कर दिया हमने? यहाँ पे सर हाफ है 4 ना, से 2 भी से डिवाइड मल्टीप्लाई। कर दिया. हम्म, क्या बोल रहा है? 4 से भी डिवाइड करना था ना. अरे यार, इधर 4 लिया ही नहीं मैंने। करेक्ट ना? तो अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2K विल बी इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू 4K डबल डैश ना। 4 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो अभी बताओ। K डैश इज इक्वल टू 2K, K डैश इज इक्वल टू 2K हो गया। एंड K डबल डैश विल बी इक्वल टू K/2 हो गया। इसका आंसर 4th आएगा। बराबर है अभी? चलो अगला क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इन द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज 138 seconds. The time required for the reactant concentration of the substance to fall from 1.28 to 0.04, मतलब टाइम पूछा है बच्चों। क्या पूछा है? टाइम। सॉल्व करते हैं, चलो। टाइम का क्या फॉर्मूला है? 2.303 अपॉन के log to the base 10 A0/80। टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का मतलब 0.693 अपॉन के ना, टी एंड हाफ ना। बोलो यस और नो। बोलो 0 पॉइंट कितना था? 693। क्या मैं 0.693 इंटू अपॉन टी हाफ को ऐसे लिख सकता हूँ? 2.303 log 2 अपॉन
अपॉन टी हाफ, यस और नो बच्चों, इंटू लॉग ऑफ A0/80 1.28 अपॉन 0.04, 2.303 कैंसिल, टी हाफ कितना दिया है 138, तो ये ऊपर जाएगा 138 डिवाइड बाय लॉग 2 इज इक्वल टू, डेसिमल डेसिमल कैंसिल बच्चों, 128/4 करो कितना आ रहा है, बोलो 32 ना, तो यहाँ पे लॉग ऑफ कितना आएगा 32, लॉग ऑफ 32 मतलब क्या होता है, बोलो, लॉग ऑफ 32 मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ 2⁵ ना, लॉग एज द पावर टू पुल द पावर डाउन, log 2 बोलो, log 2 कैंसल, 138 मतलब 140 लिखो, 140 इंटू 5 करोगे तो 700, 700 में थोड़ा सा कम बच्चों 690, समझा सबको। नेक्स्ट, in the reaction A plus B gives product, the rate of the reaction is doubled when the concentration of B is doubled, मतलब B का पावर 1 आना चाहिए, तो B का पावर 1 कौन सा है, यही है, and the rate of the reaction increases by a factor of 8 and the concentration of both A and B are double, अगर B का पावर 1 है तो A का पावर 2 हो जाएगा, हो गया, क्योंकि पावर 8 है ना टोटल, समझा, 8 टाइम्स बढ़ा इसके लिए। A zero order reaction, every 10 degree rise in the temperature, the rate of the reaction is doubled, मतलब temperature coefficient 2 दिया है, if the temperature is increased from 10 to 100, तो चेंज कितने से हुआ है टेम्परेचर, बोलो, तो 2�90/10, 0 0 कैंसिल, 2�9 कितना होता है बच्चों, बोलो बोलो, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, 5.2। पक्का सब लोग, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू ये अपॉन आर T2 - T1 अपॉन T1 T2, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन 21, okay, what is the energy of activation for the reaction if the rate doubles when the concentration temperature is increased from 20 to 35, 20 to 35 किया है, तो बच्चों log of K2/K1 log 2 हो जाएगा, E अपॉन 2.3 इंटू 25/3 इंटू 10⁻³ log of K2/K1 कितना आएगा, 15 का डिफरेंस है, 20 ऐड करूंगा 273 तो 293 हो जाएगा, और 35 ऐड करूंगा तो 308 हो जाएगा, करेक्ट। log 2 मतलब कितना होता है 0.3 है, EA इंटू 15 इंटू 3, ये 3 है ना इधर ऊपर से नीचे से ऊपर गया यहाँ पे, 2.5 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 293 इंटू 303 हो जाएगा। अभी बताओ, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वन जा 10 जा, आगे बढ़ते हैं, बोलो, व्हाट विल बी EA 2.3 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 293 इंटू 303 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, है ना, बोलो क्या करेंगे, 2.3 इंटू 25 इंटू डेसिमल शिफ्टिंग करो, 2.93 30.3 डिवाइड बाय 50 इंटू 10, कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 30 हो गया, सॉरी 30 हुआ तो ये 0 0 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, 3 और ये भी 3, 3 3 जा 9, 9 रुक जाओ, 5 3 जा 5 5 जा, बराबर है, कितना आएगा 9 5 जा 9 5 जा 45, 45 इंटू 2 करूंगा तो लगभग 90, 90 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 30 के आजू बाजू में आंसर आना चाहिए, है क्या कोई ऑप्शन, बोलो, 34 हो गया। द रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मतलब दोनों का हाइट सेम है, मतलब इट इज डेल्टा H इज इक्वल टू जी 0, बच्चों डेल्टा G 0 नहीं होता, डेल्टा G तो 0 इक्विलिब्रियम पे होता है। द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, बच्चों इजी था,
एक्टिवेशन एनर्जी किससे मिलेगा बच्चों? किसका किसका अगेंस्ट ग्राफ बनाया बताओ? लॉग के वर्सेस टी, ठीक है, लॉग के वर्सेस टी। आगे बढ़ते हैं, लॉग के वर्सेस टी। नेक्स्ट, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड। बोलो बच्चों। बोलो। फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर बच्चों, वेरी नाइस। नेक्स्ट, the rate constant of the reaction is 0.6 into 10 to minus 3 mole per second if the concentration of A is 5 molar। ये कल किया था हमने, हाँ पता है पेपर में आया था, समझा सबको? अरे कल किया था ना, कि वापस करूँ? बोलो, आया सबको समझ में? बोलो तो वापस करूँ सॉल्व? देखो कर देता हूँ सॉल्व। A gives B, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, याद है? 0.6 into 10 to minus 3 mole per second था। If the concentration of A is 5 molar, ये 5 ये 0, ये 5 minus x, ये x है। Then the concentration of B after 20 minutes will be, 20 मिनट्स मतलब 1200 सेकेंड ना। एक सेकेंड में कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है? रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा? के इज इक्वल्स टू A0 माइनस 80 अपॉन टाइम। बताओ, रेट कांस्टेंट मतलब के दिया है, टाइम निकालना है। A0 कितना है? इनिशियल 5 है ना, सो 5 माइनस 80 अपॉन के का वैल्यू दिया है 0.6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻⁴। बस, ठीक है। तो बताओ ये कितना मिनट्स में हो रहा है? ये 20 मिनट्स में ना, तो 1200 सेकेंड हो गया, तो इधर 1200 लिखो। 1200 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 80 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁴। कितना आएगा ये? 6 इंटू 1200 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है? 0.12 इंटू 6 करूंगा तो 0.72। तो ये क्या आएगा? 5 माइनस 80। तो 80 कितना आएगा बच्चों? 5 माइनस 0.72 ना, 4.28 आएगा, बराबर है? हाँ अभी ये किसका वैल्यू है? 80 का वैल्यू है। 80 मतलब 5 माइनस एक्स ना, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.28। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों? 5 माइनस 4.28 कितना आएगा? 0.72। एक्स का वैल्यू पूछा उसने, 0.72 हो गया। समझा सबको? हेलो हेलो हेलो। यस हाँ सर। सर। चलो बच्चों, आज का जो पेपर सुबह में मैंने भेजा था, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किसी और दिन एडजस्ट करेंगे, ठीक है? आज लेट हो जाएगा वरना, कल डिस्कस करेंगे, कल या परसों, ठीक है? चलो बाय स्टूडेंट्स।